देखिए, माई सेल्फ विक्रांत यादव, और आज जो आप देख रहे हैं वो आज एक आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है आपका बायोमोलिक्यूल, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स क्या करता है भाई, वेरी करता है। देखिए भाई, इस चैप्टर के जो मेन पर्पज है, एक बात है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो आपने कि इसकी लैंग्वेज में अगर बात करें, बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फाउंड एज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करें जैसे कि कोई भी लिविंग टिश्यू है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अब खुद की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो ये जिस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, इनका स्केलेटन या इनकी ग्रोथ या इनकी मेंटेनेंस या इनका डेवलपमेंट जिन सब्सटेंस के थ्रू होता है, उन चीज़ों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। जैसे हम प्लांट्स की बात करें या हमारे खुद की हम भी एक लिविंग बॉडी है, तो जिस चीज़ पे डिपेंड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जो प्लांट है, जो प्लांट की मेन सबसे अगर बात करें उनकी ग्रोथ मेंटेनेंस जिनके थ्रू होती है, जिन सब्सटेंस के थ्रू होती है, जो उनमें पाया जाता है, वो क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। लिपिड है आपकी, प्रोटीन हो गए, हार्मोन्स, जो हमारे अगर बात है ह्यूमन बॉडी की बात करें, वो भी एक बायोमोलिक्यूल है, जिन पे हमारा बॉडी क्या कर रही होती है, कंट्रोल करती है। एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आप बात करते हैं डीएनए और आरएनए, जिस पर एक अगर बात करें एक अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो प्रॉपर्टीज की जो सिमिलरिटी होती है, किन चीज़ पे बेस्ड होती है, न्यूक्लिक एसिड पे होती है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, आपको पता भी है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं आप जान भी चुके हैं कि बायोमोलिक्यूल जो हमारे अगर बात है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, किसी भी बायोमोलिक्यूल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पाया जाता है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड चीज है कि एवरी बायोमोलिक्यूल हैज इट्स ओन रोल। हर बायोमोलिक्यूल का एक स्पेशल रोल होता है, कोई अपना अलग काम करता है, कोई ग्रोथ को काम करता है, कोई मेंटेनेंस को, कोई रिपेयर को, कोई अगर बात करें कोई किसी खास बीमारी के लिए, कोई वर्क के लिए, कोई रिएक्शंस के लिए। एंड दियर डेफिशिएंसी डिस्टर्ब दी, अगर बात करें डिस्टर्ब दी बायोलॉजिकल सिस्टम, किसी एक चीज की कमी, जैसे कि अगर विटामिन की कमी आ जाती है तो आपको पता शरीर में रोग आ जाते हैं। बट डीएनए आरएनए के किसी भी एक अगर उसके स्केलेट कुछ भी चेंज हो जाता तो आदमी की मेंटल स्टेबिलिटी कुछ भी चेंज हो जाती है। बात करें एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, इन चीज़ों की कमी से वीकनेस आ जाती, बहुत सी बीमारी क्रिएट हो जाती है। ये चीज़ क्लियर है। तो कुछ एक बायोमोलिक्यूल्स है जो आपके सिलेबस में चलते हैं, अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, और कौन से, न्यूक्लिक एसिड। ये तो हो गए आपके क्या हो गए भाई, बायोमोलिक्यूल्स हो गए। अब बायोमोलिक्यूल्स काम किस पे करते हैं। एक आपने अगर बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हो तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर मैं बात करूं, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने सेल के बारे में सुना होगा। भाई जो सेल होती है, सेल क्या होती है, बैटरी में डलने वाला सेल नहीं, ये आपकी बॉडी जिस चीज से बनी है, आपका जो शरीर जिस भी स्केलेटन से जो बना है, वही क्या आपका सेल से बना है। अगर बात करें आपके शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करूं, भाई फंक्शनल हमारे के शरीर में जो भी वर्क हो रहे हैं वो भी सेल के थ्रू हो रहे हैं। और हमारा स्केलेटन, जो स्केलेटन है, स्ट्रक्चरल जो ढांचा है, अगर बात करें शरीर का जो स्ट्रक्चर दिखता है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर दिखता है, जो जिस यूनिट से बना होता है वो क्या होती है, सेल। सेल के भी 3 पार्ट होते हैं अगर बात की जाए। पहला आपकी बात है भाई, सेल मेम्ब्रेन होती, दूसरा एक होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा क्या होता है भाई, आपका न्यूक्लियस होता है। भाई सेल मेम्ब्रेन कभी आपने बायोलॉजी में, अगर टेंथ तो सबकी कॉमन चली थी, वहां पे देखा होगा आपने कुछ ऐसे शेप लाइक की, उसकी आउटर साइड जो थी वो तो बोली जाती थी सेल मेम्ब्रेन। जी बस सेल जो भी होती है उसकी बहुत, वैसे सेल की बात करें कितनी छोटी यूनिट है जिसे आंखों से नहीं देखा जाता, इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, इसको देने वाला साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक की बात करें, ये 16 अगर बात करें शुरू में 1665 अकबर बीरबल के जमाने में इसकी खोज हो चुकी थी, रॉबर्ट हुक ने इसकी की थी। तो इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अगर सेंटर में एक पार्ट होता है भाई, जिसमें आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो बचा हुआ भाग है उसे प्रोटोप्लास्ट या क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, आपके गाल्जी बॉडीज पाई जाती है। उसके अलावा मैं बात करूँ, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा जो एनर्जी को सर्व करता है, जिसे पावर हाउस ऑफ बॉडी भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये चीजें सेल की होती हैं। अब सेल में कुछ रिएक्शन भी होती है। सेल का काम क्या होता है, सेल क्या काम करती है भाई, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जो हमारी ग्रोथ है भाई, जो सेल का काम होता है वो हमारे एनर्जी साइकिल का काम करती है। अब एनर्जी साइकिल में अगर बात की जाए, जो हमारे शरीर में ग्रोथ है या हमारे शरीर की मेंटेनेंस है या डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब सेल कैसे एनर्जी देती है, और जो रिएक्शन होती है हमारे जो ग्रोथ के लिए, जो रिएक्शन हो रही है शरीर में, जो भी रिएक्शन हो रही है भाई, हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, खाने के थ्रू हमारे बॉडी में कैसे वो इंजेक्ट हो रही है, कैसे वो एनर्जी के रूप में काम कर रही है, जो भी ये रिएक्शन होती है उन रिएक्शन को बोलते हैं भाई मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर है।
अगर बात है इनकी भी दो, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन की भी हम भाई दो पार्टों में से अगर बात है बांट देते हैं, आपके दोनों के दोनों जो पार्ट है आपका, एक तो एनाबोलिज्म और दूसरा आपका कैटाबोलिज्म। अगर बात की जाए, एक तो है आपका एनाबोलिज्म और दूसरा जो आपका वो है कैटाबोलिज्म। अब इन दोनों में अगर दो टाइप की हमारे शरीर में रिएक्शन होती है, अगर बात है किसी प्लांट में या किसी भी बायोमोलिक्यूल, अगर सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहले तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, हमारे शरीर में जो भी रिएक्शन हो रही है, एनर्जी को कैसे सिंथेसिस कर रहे हैं किसी भी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से, कैसे हमारे बॉडी में उसका एनर्जी का क्राइटेरिया लागू हो रहा है, तो वो जो भी रिएक्शन होती है सारी क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। दो भागों में बढ़ जाती है, एनाबोलिज्म रिएक्शन और दूसरी कैटाबोलिज्म रिएक्शन। एनाबोलिज्म रिएक्शन में एनर्जी अगर बात है यूज होती है, इसमें रिलीज होती है। यूज का मतलब ये काम कैसे करती है भाई, ये एक सिंथेसिस रिएक्शन होती है किसी भी, अगर जैसे हमें भाई हार्मोन चाहिए तो हार्मोन को किसी भी तरीके से हम लेंगे, उसमें कुछ एनर्जी यूज होगी तो इसमें यूज होती है भाई आपकी ग्रोथ, जो मेंटेनेंस, कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको किसी भी तरीके से सिंथेसिस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या उन्हें ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी का यूज होता है। और ऐसी जो रिएक्शन होती है उनको एनाबोलिज्म बोलते हैं। ये आपकी कैटाबोलिज्म है। इसमें वही अगर बात है एनर्जी का, जब अगर आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट ही बन गया, हमारे शरीर में यूज होगा तो पहले वो डीकम्पोज होगा तो हीट निकलेगी, वो हीट या जिसे हम एनर्जी बोल रहे हैं, वही एनर्जी हमारे शरीर में क्या होगी, यूज होगी। और इसमें क्या एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे टाइप की जो रिएक्शन को बोलते हैं, मतलब जिन भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एनर्जी के रूप में निकल रही होती है, उनको बोलते हैं कैटाबोलिज्म रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो भाई ये सेल है, सेल में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कैसे काम करती है, और सेल किन से बनी होती है। तो सेल के हमने बायोमोलिक्यूल्स जो पढ़े हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी के स्केलेटन में जो काम करते हैं, तो सबसे पहले अब एक एक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे आपके बहुत सारे, अभी आपने क्लासिफिकेशन देखा था बायोमोलिक्यूल का, जिसमें आपके लिपिड थी, विटामिन थे, न्यूक्लिक एसिड थे, कार्बोहाइड्रेट थे, हार्मोन थे। अब एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। देखिए भाई, ये रहा आपका पहला जो आपका बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट। आपने पहले भी कई बार इसका नाम सुना होगा। होता क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वास्तव में दो वर्ड से बना मिल के बनाए। कार्बोहाइड्रेट अगर दिख रहा है तो कार्बो प्लस में हाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है दो शब्दों से मिलकर, दो वर्डों से मिलकर बना है। तो कार्बो, दूसरा क्या भाई, हाइड्रेट। कार्बो का मतलब क्या है भाई, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, जिसे H2O कहते हैं। देखिए, उससे अगर बात है तो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है। क्लियर है ये चीजें? अब दूसरी चीज, जर्नल फॉर्मूला जो होता है इसका होता है CxH2O। जैसे ग्लूकोज में होता है, यहाँ पे X की जो वैल्यू होती है वो 6 होती है और Y की वैल्यू भी क्या होती है, 6 होती है। इसलिए इसको कंप्लीट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बस C6H2 और इसके साथ 6 के साथ क्या हो जाएगा H12 और ऑक्सीजन 6। और यही क्या होती है आपकी ग्लूकोज होती है। और ग्लूकोज भी एक क्या है भाई, आपका कार्बोहाइड्रेट है। और जो कार्बोहाइड्रेट जो मोस्टली पाए जाते हैं ओनली प्लांट्स में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ये प्लांट के थ्रू ही आ रहे होते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में एसेंशियल नीड होती है, स्पेशल अगर बात रिक्वायरमेंट होती है। हम खाने के थ्रू जो खाते हैं, जो खाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल हो गया, हम खाना खा रहे हैं, जो भी गेहूं वगैरह हो गए, तो इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट होते हैं, चीज को बनाते हैं, हम तो सीधा उसे खाते हैं। क्लियर है? तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो जर्नल फॉर्मूला होता है CxH2O, जैसे कि ये तो ग्लूकोज का हो गया, सुक्रोज का हो गया, आप और भी पढ़ोगे, फ्रक्टोज पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें किसमें पढ़ोगे, लैक्टोज पढ़ोगे, माल्टोज पढ़ोगे, सारी चीजें क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है। तो उनका जर्नल फॉर्मूला अगर किसी कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है, CxH2O। यहाँ X और Y की वैल्यू अलग अलग और सेम भी हो सकती है। जैसे अगर बात है कि आपकी एक जर्नल इनकी रिएक्शन भी होती है, ये किनके साथ, CO2 के साथ। जैसे प्लांट होते हैं, हमें पता है कौन सी गैस को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। साथ में वाटर मॉलिक्यूल जड़ों से लेकर, उसकी रूट होती है प्लांट की, उसके जड़ों से एब्स्ट्रैक्ट यूज करके। और Hμ का मतलब क्या होता है, फोटोकेमिकल थर्म्स। मतलब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट। हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आप 10th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में करते हैं भाई, वाटर की प्रेजेंस, साथ में सनलाइट की प्रेजेंस, साथ में CO2 की प्रेजेंस में। इन तीनों चीज, अगर सनलाइट भी नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, वाटर नहीं होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी। इन तीनों की प्रेजेंस में जो बनता है, और साथ में क्या रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन। हमें पता है प्लांट कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम यूज भी कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन के ब्रीथ के थ्रू हम क्या ले रहे होते हैं भाई, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। ये चीजें क्लियर है? जैसे मान लिया यहाँ पे X की वैल्यू भाई, हमारे जैसे हम ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है X भी 6 होता है, Y की वैल्यू भी 6 होती है। बनेगा क्या, खुद ही देखिए यहाँ पे अगर बात करें C6H2O6 और X की वैल्यू कितनी थी, 6 और 2 निकल जाएगी। और इसी को ही क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज।
और किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, सनलाइट की में। तो भाई ये तो हो कार्बोहाइड्रेट। मेन चीज आता है इसका फंक्शन के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, यूज क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में कैसे प्ले करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर में हीट, अगर बात करें हीट को, अगर बात है भाई हम खाने को क्यों खाते हैं, भाई हम अनाज खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, या जो भी खाना खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो काम क्या करते हैं, सिंपल सी खाना खाते तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, जो हमारे शरीर के बायोलॉजिकल फंक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। दूसरे, हम खाने के थ्रू हमारे शरीर की ग्रोथ बढ़ती है। तो स्केलेटन का काम भी हमारे शरीर में, अगर बात है स्केलेटन को ग्रोथ करने के लिए, या प्लांट के स्केलेटन में भी इनका रोल होता है। भाई प्लांट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही उनका क्या होता है, उनका भोजन होता है, उनका फूड होता है। वो ग्रोथ करते हैं तो मतलब जो उनका स्केलेटन होता है, जो उनका आकार होता है, वो सिर्फ किनके कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। तो आप फंक्शन में भी क्या लिख सकते हो, अगर इनके बायोलॉजिकल फंक्शन पूछ ले तो मेन फंक्शन क्या है भाई, इनको हीट और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं बॉडी को। दूसरा स्केलेटन, अगर बात करें स्केलेटन ऑफ प्लांट, वो भी किनके थ्रू बन रहा होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू बन रहा होता है। ये चीजें क्लियर है भाई। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। मेन चीज है इसका क्लासिफिकेशन, वो थोड़ा सा हार्ड है, जो कि बहुत एक चैप्टर का मेन रोल भी है। तो देखिए हम उसके क्लासिफिकेशन को और एक बार एक टेबल के थ्रू देखते हैं। देखिए क्या होता है भाई, ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक पार्ट है। इसके अगर बात करें, आपके चैप्टर का जो 40% है वो इसी क्लासिफिकेशन में कंप्लीट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम कार्बोहाइड्रेट का करते हैं वो दो पार्ट में करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है, स्वीट होते हैं या टेस्टलेस होते हैं, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, जो कार्बोहाइड्रेट जैसे डिकम्पोज होते हैं हमारे शरीर में आके, वो किस फॉर्म में होते हैं, एक से ज्यादा मोलिक्यूल में टूटते हैं, दो में टूटते हैं, दो से ज्यादा टूटते हैं, उस बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं, वो भी बताने वाले हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन को ही देखते हैं। जो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट है, पहला तो एक तो शुगर और एक नॉन शुगर। इसे तो हम बोर्ड भी पढ़ लेंगे, इसे लेक्चर में और एक अच्छे तरीके से ओपन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल और शॉर्ट है। इन्हें ओपन करके एक अगले नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से बड़े प्रोग्रामिंग से अच्छे से समझेंगे। एक ही लेक्चर में, एक बड़े लेक्चर में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो शुगर होते हैं, शुगर के नाम से ही क्लियर है शुगर कैसे होते हैं भाई, मीठे होते हैं। बात करें शुगर, एक तो क्रिस्टलीन होते हैं, जिनकी फॉर्म होती है क्रिस्टलोइड फॉर्म होती है। एक सोलिडिफाइड, अगर बात है कि उनके एक स्पेसिफिक, आपका एक चैप्टर चढ़ेगा सॉलिड स्टेट, उसमें क्रिस्टलीन और नॉन क्रिस्टलीन जिसे एमोर्फस, दो क्लासिफिकेशन भी चलेंगे। क्या होता है वहां पे समझ में आ जाएगा भाई, क्रिस्टलीन नेचर क्या होती है, नॉन क्रिस्टलीन नेचर क्या होती है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीन नेचर के होते हैं, साथ में स्वीट होते हैं। जो शुगर के नाम से जो शुगर होते हैं, मतलब स्वाद में कैसे होते हैं भाई, मीठे होते हैं। तीसरी चीज अगर बात करें, वाटर सोल्यूबल होते हैं। भाई जो भी शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट के बेसिस पे क्लासीफाई हो रही है, और शुगर कैसी होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। लेकिन जो नॉन शुगर है, एक तो नॉन क्रिस्टलीन होते हैं, क्रिस्टलीन फॉर्म में नहीं होते हैं। दूसरी टेस्टलेस होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है। तीसरी इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। भाई शुगर और नॉन शुगर से नाम से ही क्लियर हो जाएगा, कोई चीज रटने की है ही नहीं। भाई शुगर क्या होते हैं, जो स्वाद में मीठे होते हैं, साथ में वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तीसरी चीज भाई अगर बात है नॉन शुगर, ये स्वाद में मीठे नहीं होते, टेस्टलेस होते हैं, साथ में वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। और ये क्रिस्टलीन होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलीन होते हैं। इसके आगे नॉन वर्ड लिखा तो बस साम भी क्रिस्टलीन के आगे नॉन लगाना, ये तो याद करने की सिंपल है। होते क्या है क्रिस्टलीन नेचर और नॉन क्रिस्टलीन एमोर्फस क्या होती है, ये आपका चैप्टर चलेगा सॉलिड स्टेट, वो अच्छे से इस वर्ड को हम पढ़ेंगे, बार बार इसी चीज को बार बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड। उसके बाद जैसे इसके एग्जाम्पल है, जो शुगर के कुछ एग्जाम्पल है, बात करें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। क्लियर है, ये इनका एग्जाम्पल है। लेकिन अब जो ये शुगर भी होती है, इन्हें भी दो भागों में, अगर दो पार्ट में क्या किया जाता है, क्लासिफाई कर देते हैं। एक तो रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा जो पार्ट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या होता है अगर बात है रिड्यूसिंग, बात यहां से एक रिड्यूस का मतलब वर्ड आ रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आपने एक चैप्टर पढ़ा था 11th में, रेडॉक्स चैप्टर, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बहुत सारे मेथड देखे थे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन होता है, ये चीजें और कई कॉन्सेप्ट, कई परिकल्पनाएं वहां पे आपने पढ़ी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो वही रिडक्शन है, वही रिड्यूसिंग फॉर्म, उसी की बात कर रहा है, रिडक्शन की बात कर रहा है। तो शुगर भी रिडक्शन में भाग लेती है, उसी बेसिस पे दो भागों में बांटा जाता है, एक तो रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा जो पार्ट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, आपके जब लेबोरेटरी में कभी जाओगे तो आपको फिलिंग सॉल्यूशन मिलेगा। क्या होता है फिलिंग सॉल्यूशन, वो भी हम पढ़ने वाले थोड़ी देर में। फिलिंग सॉल्यूशन मतलब इसके नेक्स्ट लेक्चर में अगर बात है मोनोसैकेराइड में, इसके बारे में डिस्कस हो रहा है, एल्डोज की फॉर्म में कि कैसे काम करता है। तो फिलिंग सॉल्यूशन और एक होता है आपका टोलन रिएजेंट, ये दोनों के दोनों अवेलेबल आपके रिएजेंट या दोनों सॉल्यूशन आपकी लेबोरेटरी में अवेलेबल है। जो कभी आप प्रैक्टिकल करोगे तो चीजें दिखाई भी जाएगी। काम क्या करती है वो हम पढ़ने वाले हैं। एल्डोज की फॉर्मेशन में थोड़ी देर में रिएक्शन आएगी एल्डोज में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करें तो वहां आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टोलन रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन काम कैसे करते हैं। मेन चीज है कि अब उनसे क्या लेना देना। ऐसी शुगर, ऐसा अगर बात है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फिलिंग सॉल्यूशन
और बात करें टोलन रिएजेंट्स के साथ क्या हो जाए, रिड्यूज हो जाए, ऐसी शुगर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। साथ में नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है भाई, ऐसी शुगर जो बात है फेलिंग सॉल्यूशन और नॉन, अगर बात करें टोलन रिएजेंट के साथ रिड्यूस ना हो या रिडक्शन में भाग ना ले, उसको क्या बोलते हैं भाई, आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। मेन चीज है कि इसके अगर एग्जांपल की बात करें, आपके जो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल ग्लूकोज फ्रक्टोज है, अगर बात करें किसके नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बात करें तो वो आपका सुक्रोज है। क्लियर है, तो ये इनके एग्जाम्पल है। दूसरी आपकी नॉन शुगर के जो एग्जाम्पल्स स्टार्च और क्या भाई, सेलुलोज। अब इसी चीज में ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज सबसे पहले रहे मोनोसैकेराइड। मोलिकुलर साइज बात करें, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं हमारे शरीर में, जब जाके वो टूटती है, एनर्जी जहां से यूज हो रही होती है, बट जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते। अगर इन्हें वाटर के साथ रिएक्शन भी कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, बाइसेक्ट नहीं होते, टूटते नहीं है, एक अकेला मॉलिक्यूल ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। ये भी एल्डोज और कीटोज की फॉर्म में होते हैं। आपके दो एग्जांपल है, एल्डोज का मतलब वहां जिन ऐसे कोई ग्रुप है भाई, ऐसा कोई अगर बात है आपका कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोज का वर्ड कीटोन ग्रुप से आ रहा है, सी डबल बॉन्ड वाले की टर्म देखिए, कार्बोनिल वाली फॉर्म से कीटोन, RCOR वाली टर्म्स। तो कीटोज ग्रुप होता है, इनमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप जिनमें होता है, जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल पढ़ेंगे एल्डोज में, कीटो जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उसका फ्रक्टोज का एग्जांपल पढ़ेंगे। और ये दोनों ऐसी यूनिट होती है जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल में नहीं टूटती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब सिंगल की बात कर रहा है। दूसरा आपका ओलिगोसैकेराइड, या इसको आप डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर बात है मोनोसैकेराइड, सॉरी डाइसैकेराइड भी लिखा होता है यहाँ पे, या ओलिगोसैकेराइड लिखा होता है। मतलब है डाई का मतलब दो, मैं ऐसी जो अगर बात है आपकी कार्बोहाइड्रेट यूनिट जो दो भागों में अगर बात है, जब वो यूज हो रही होती है हमारे शरीर में आके किसी भी ग्रोथ या मेंटेनेंस या डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, तो दो भागों में टूट जाती है। जहां हमें एनर्जी मिल रही होती है दो भागों में टूटने पे, तो दो भागों में जो भी अगर बात है इसी कार्बोहाइड्रेट यूनिट जो टूटती है उनको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड, या क्या बोलते हैं उसको, डाइसैकेराइड बोलते हैं। क्लियर है, इनके एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। बस ये एग्जांपल, और यही इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनके फंक्शन के बारे में बात करें और कैसे वो काम करते हैं, ये चीजें इनमें पढ़ेंगे। लास्ट आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो दो से ज्यादा यूनिट में, भाई ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो किसी हमारे शरीर में जब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो एक से ज्यादा यूनिट, सॉरी दो से ज्यादा यूनिट में, भाई एक में ये तो टूटते ही नहीं है, ये दो यूनिट में टूटते हैं, और दो से ज्यादा यूनिट में जब टूटते हैं तो वो कौन होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। क्लियर है, उसका एग्जाम्पल आपका स्टार्च और सेल्यूलोज। एक चीज तीनों में से कॉमन ये हो जाती है, जो मोनोसैकेराइड और जो ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं आपके शुगर होते हैं। हमेशा याद रखेगा, कभी भी मोनोसैकेराइड वो आपसे ग्लूकोज पूछ ले, भाई ग्लूकोज सवाल आता है, नीट में सवाल आता है कि ग्लूकोज भाई आपका शुगर है या नॉन शुगर है, या दे देगा भाई इनमें से कोई भी चार ऑप्शन देता है, बहुत अच्छा सवाल बनता है ऐसे नीट और IIT को लेके। भाई इनमें से आपको कोई भी एक, भाई चार एग्जांपल तो इसके, तीन तो इसके दे दिए, एक इसका उठा के दे दिया, पूछ लेगा इसमें से कौन सा तो भाई शुगर है, कौन सा नॉन शुगर है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो आपके जो ऑल मोनोसैकेराइड और ऑल ओलिगोसैकेराइड आर शुगर, और ऑल पॉलीसैकेराइड आर नॉन शुगर। इससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है, बस ये इनके एग्जांपल हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड और पॉली, और इनके बारे में पढ़ेंगे। लंबा लेक्चर हो जाएगा, शायद कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश से 1 घंटे के लेक्चर में ले जाके इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, तो ये आपका भी आज इंट्रोडक्शन हो गया, साथ में उसकी क्लासिफिकेशन तथा सेल वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है। क्लियर है, बाकी चीजें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है भाई।